शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ जनन स्वास्थ्य के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे, जिसमें पहले प्रश्न की बात करते हैं। 1 नंबर पे जो दिया हुआ है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, सोसाइटी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके इम्पोर्टेंस के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि उसके जो महत्व है वो क्या होंगे। तो प्यारे बच्चों, महत्व की जब बात करते हैं तो ज़रूरी क्यों है, हमने ये बातें चैप्टर के शुरुआत में पढ़ी थी। जैसा उत्तर बनाया हुआ है वो आपको दिख रहा है कि समाज में जनन स्वास्थ्य का अर्थ स्वस्थ जनन अंगों व उनकी सामान्य कार्य प्रणाली से होता है। अतः जनन स्वास्थ्य का मतलब ऐसे समाज से है जिसके व्यक्तियों के जनन अंग शारीरिक व क्रियात्मक रूप से पूर्ण रूप से क्या हों, स्वस्थ हों। लोगों को यौन शिक्षा के द्वारा उचित जानकारी मिलती रहे, जिससे समाज में यौन संबंधों के प्रति फैली गई भ्रांतियाँ और कुरीतियों को खत्म किया जा सके। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत लोगों को विभिन्न प्रकार के एसटीडी, जो यौन संचारित रोग हमने पढ़े थे, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसके अलावा परिवार नियोजन के उपाय, इसके अलावा छोटे परिवार के लाभ, और एक नारा भी सरकार द्वारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। सुरक्षित यौन संबंध, कि सुरक्षित यौन संबंध के लिए भी मैंने आपको बताया था निरोध काम में लेना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी जो है वो देना और समाज को एक सशक्त समाज जो है वो बनाना, ठीक है, यही जन स्वास्थ्य का मुख्य लक्ष्य जो था या महत्व हो सकते हैं। तो ये आपका 1 नंबर प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हो गया। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर इनको अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप लोग इसको ध्यान से जो है वो पढ़ सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं आगे 2 नंबर की। दो नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो 2 नंबर प्रश्न है आपके, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को समझाइए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को बताना है जो आज के परिदृश्य में हमें उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसमें सबसे पहला तो अगर बात करें तो सुरक्षित एवं संतोषजनक जननिक स्वास्थ्य होना चाहिए। जनता को जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूक करना चाहिए। भाई, जो हमने ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, उद्देश्य पढ़े थे, वो उसके में लिख सकते हो। विद्यालय में यौन शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लोगों को यौन संचारित रोग अर्थात एसटीडी, किशोरावस्था संबंधी बदलाव व समस्या के बारे में भी जानकारी जो है वो देनी चाहिए। द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में बताना चाहिए। जनसंख्या विस्फोटक के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए कि भाई लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके क्या नुकसान होंगे आगे आने वाले समय में, उनके बारे में भी हमें उनको बताना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो जनसंख्या विस्फोटक वाला तो हो गया। गर्भपात, गर्भ निरोधक, आर्तव चक्कर, बांस संबंधी समस्याएं, उनके बारे में बताना चाहिए, उनमें परिवर्तन करना चाहिए। मादा भ्रूण हत्या के लिए उल्बेदन का दुरुपयोग, ये एमिनियोसेंटेसिस आया था ना, एमिनियोसेंटेसिस हमने पढ़ा था, उल्बेदन, जिसमें लिंग का पता लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपके दूसरे का उत्तर। इसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर आपके दिया हुआ है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है, यदि हाँ तो क्यों। तो बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मेरी तरफ से यस रहेगा। क्यों आवश्यक है वो भी अभी आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, यदि हम लोग बात करें, विद्यालय में यौन शिक्षा अधिक आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों को किशोरावस्था संबंधी परिवर्तनों व समस्याओं के निदान की सही जानकारी मिलेगी। यौन शिक्षा से उन्हें यौन संबंध के प्रति जो भ्रांतियाँ व मिथ्या अवधारणाएँ हैं उनको ख़त्म करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ उन्हें सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन संचारित रोगों, उनसे बचाव व निदान की जानकारी भी प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप आने वाली पीढ़ी जो है वो भावनात्मक व मानसिक रूप से क्या रहेगी, समृद्ध होगी। इसके बाद में बात करते हैं आगे वाले 4 नंबर प्रश्न की। क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश में जनन स्वास्थ्य में सुधार हुए हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार से सुधार हुए, वह कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
अगर हम लोग बात करें तो सुधार हुए हैं, और वो किस प्रकार से हुए हैं वो देखिए, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। शिशु व मातृ दर में मृत्यु दर घटी है, ठीक है। यौन संचालित रोगों की शीघ्र पहचान व उनका समुचित उपचार भी हुआ है। बंधे दंपतियों को विभिन्न तकनीकों द्वारा संतान लाभ, भाई जो बांझ हैं पति पत्नी, उनके लिए ART जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना, सहायक जनन प्रौद्योगिकी बनाई गई, जिसमें पात्रे निषेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन आदि करके जो है उनको भी बच्चा उत्पन्न हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं व जीवन स्तर भी बढ़ा है। विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों की खोज एवं उपलब्धता भी बढ़ी है। चिकित्सीय सहायता युक्त सुरक्षित प्रसव भी करवाया जाता है। लघु परिवारों के लिए प्राथमिकता, यौन संबंधी मुद्दों पर बढ़ती हुई जागरूकता, ये सब इन 50 वर्षों के अंदर बहुत सारा बढ़ा। इसी के अलावा बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रयास सरकार व आम जनता, बिल्कुल सरकार और आम जनता दोनों ही प्रयास कर रहे हैं कि जनसंख्या में जो है अब आगे से बढ़ोतरी न हो। अगला आपका है जनसंख्या विस्फोटक के कौन से कारण हैं। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोटक की बात करें तो जनसंख्या का बहुत तेज़ी से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोटक है। कारण क्या है, तो देखिए विश्व की आबादी 2 व्यक्ति के प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति जो हैं प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। आबादी में स्थिरता को ही हमने जनसंख्या विस्फोटक कहा था। और इसका ना आने का कारण, बढ़ने का कारण क्या है, मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न होने के कारण होता है। तो कुछ मुख्य कारण हम लोग देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट, कौन कौन से होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार हुआ है। अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि होना। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों को समूल रूप से निवारण होना। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके दे रखे हैं। देखिए, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति ये विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वो काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। ये भी क्या इसका मुख्य कारण है। भाई लड़का ना हो तो लड़कियां चाहे 4, 5, 6, 7 हो जाएं, फिर भी लड़के का जो मुँह है वो रहता है, जिससे जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है। छठा प्रश्न आपके जो है वो है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग नियोजित है, कारण बताइए। देखिए, गर्भ निरोधकों का उपयोग जो है वो नियोजित है। इसका कारण यही है क्योंकि इससे जनसंख्या का नियंत्रण जो है वो आसानी से हो सकता है, ठीक है। कंडोम जैसे गर्भ निरोधक से न सिर्फ गर्भता से बचा जा सकता है बल्कि अनेक STD रोगों के संक्रमण से जो है वो बचा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। 7 नंबर, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों। देखिए, गर्भ निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियाँ आती हैं जिनके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। तो गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार इनका प्रयोग करके बंद भी कर सकता है और गर्भ धारण भी कर सकता है। लेकिन अगर जनन ग्रंथि को हटा दिया जाएगा तो अंडाणु और शुक्राणु का स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, निर्माण होना बंद हो जाएगा। अतः ये उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। इसलिए जनन ग्रंथि के हटाने पर पूर्ण गर्भाधारण करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। 8वां प्रश्न है, उल्ब वेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया जो हमारे देश में निषेधित है, क्या ये आवश्यक होना चाहिए। टिप्पणी, देखिए, उल्ब वेदन एक लिंग पता करने की जो प्रक्रिया थी, मैंने आपको बताया था, मादा के गर्भाशय में ही गर्भ के लिंग का पता लगाना, एम्यूनिटिक द्रव्य को सिरिंज के अंदर लेकर उसमें गुणसूत्रों का पता करके लिंग का पता करना ही उल्ब वेदन कहलाता है। इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांगता अथवा विकार का पता लगाना है जिसे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। लेकिन आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग होने के कारण इसको क्या कर दिया गया है, कानूनी प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों,
हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था इससे संबंधित। एक तो पर्गनली शिशु था, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसके द्वारा करवाया जा सकता है। एक मैंने आपको बताया था ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन जो ट्रांसफ़र है। इसके अलावा अंतःकोशिकीय द्रव्य शुक्राणु भेदन है, ठीक है। इसके अलावा एक आपको बताया था लास्ट में कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्य सेचन जो है वो भी किया जा सकता है। यह आप लोग वीडियो के अंदर देख चुके हो पहले ही इनकी वीडियो को। बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की, तो वो दिया हुआ है किसी व्यक्ति को यौन संचालित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तो देखिए ये भी पूरा मैंने आपको हेडिंग लगवा के लिखवाया है कि STD से बचाओ, यौन संचालित रोगों से बचाओ, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सहवास के दौरान कंडोम मतलब सेक्स या मैथुन की क्रिया के दौरान कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। समलैंगिकता से दूर रहना चाहिए। परगामी व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, जो दूर के हैं जिनको हम नहीं जानते हो। वैश्यावृत्ति से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर चिकित्सक से क्या ले परामर्श लेनी चाहिए। अनजान व्यक्ति से यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है 11वां की अगर बात करें, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत, वाक्य सही तो बताइए। देखिए गर्भपात स्वतः भी हो सकता है क्या? नहीं, गलत है। गर्भपात की अगर बात करें तो स्वतः नहीं हो सकता, ठीक है। सामान्य परिस्थितियों में अगर हम लोग बात करते हैं तो स्वतः नहीं होता है। गर्भपात का अर्थ है स्वेच्छा से या किसी दुर्घटनावश गर्भ का नष्ट होना। बंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और ये सदैव स्त्री की असमानता दोषों के कारण होती है। देखिए ये भी गलत है, क्योंकि बंध्यता केवल स्त्री में नहीं पुरुष के अंदर भी हो सकती है। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है। प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के लिए तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको स्तनपान अनावर्त्य जो है वो बताया था 6 से 4 महीने तक। लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधी पहलुओं के बारे में जागरूक पैदा करना एक प्रभावी उपाय है, तो बिल्कुल सही है, ये एक प्रभावी उपाय होता है। लास्ट प्रश्न आपका, निम्न कथनों को सही कीजिए। गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। देखिए गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन तथा युग्मक संचार को रोकते हैं, न कि बनने को। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य नहीं। जेनिटल हर्पीज, HIV संक्रमण, हेपेटाइटिस B के अलावा सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचारित हैं, जबकि ये नहीं है। गर्भ निरोधक, देखिए अगला तीसरा, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक की गोलियों के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय हैं। देखिए गर्भ निरोधक गोलियां सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय हैं, केवल ग्रामीणों के लिए नहीं है। ET तकनीक में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। देखिए तकनीक में भ्रूण को हमेशा गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ये IUT है, ठीक है। ये कौन सी तकनीक है? IUT है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारी ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। लेसन नंबर 4 की बात करते हैं तो लेसन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है और इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर आपकी 1 और वैसे 6 नंबर यूनिट जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।